अपने वादे पर कायम रहने के लिए हम स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके शो आपका डॉक्टर, जहां आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर अजय पाल सिंह से, जो MBBS और MD हैं इंटरनल मेडिसिन में। डॉक्टर अजय पाल, आपका हमारे शो आपका डॉक्टर में बहुत स्वागत है। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने इस प्रोफेशन की शुरुआत, आपका ये डॉक्टरेट का जो सफ़र है, डॉक्टर बनने का ये जो सफ़र है, ये अब तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, स्कूल लाइफ से ही मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में आऊँ और बन के और मानवता की सेवा करूँ, और ये मेरा ख्वाब भी था। और स्कूल एजुकेशन के बाद जब PMT का एग्ज़ाम मैंने दिया और PMT के एग्ज़ाम के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और काउंसलिंग से मुझे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने का मौका मिला। MBBS ग्रेजुएशन मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट किया। इसके बाद मेडिसिन में PG कोर्स दैट इज़ MD, ये मैंने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से कंप्लीट किया। और तभी से MD कंप्लीट करने के बाद से इस प्रोफेशन में मैं मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में कार्यरत हूँ। हाँ, देखिए, मेरी स्कूलिंग जो है छत्तीसगढ़ स्टेट में अंबिकापुर नाम का एक शहर है छोटा सा, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है। वहाँ पे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी, हाई और PMT से संबंधित जो भी पढ़ाई है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में, अब जो अंबिकापुर शहर है वहाँ पे हुई। मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के गाइडलाइन में या उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसमें मेरे ब्रदर और मेरी मम्मी का भी काफ़ी बड़ा योगदान था, और मेरे घर वालों का भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बन के और इस प्रोफेशन में अपने सर्वोच्च जगह पे पहुंचूं और एक मरीजों के प्रति जो उनका जीवन बचाना एक उद्देश्य था वो मैं पूरा करूं। सर, जैसे कि हम जानते हैं, आपने अभी बताया भी कि आप बचपन से आपका सपना था कि आप एक डॉक्टर बने, आपका परिवार भी यही सपना देखता था, तो क्या सब इतनी आसानी से होता गया या कोई मुश्किलें भी आई? नहीं, देखिए, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। एक तो स्कूल एजुकेशन में भी कई समस्याएं आती हैं, है ना। ख़ास तौर पे स्कूल में जो 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास का जो पीरियड होता है, समय होता है, और इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पॉपुलेशन और आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, उसमें सेलेक्ट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि अंबिकापुर एक बहुत छोटी जगह थी, डिस्ट्रिक्ट बेस है वहाँ पे। उन दिनों, ये बात 93, 92 या 90s की है, उन दिनों इस तरीके से बहुत सारे कोचिंग या बहुत सारे टीचर नहीं हुआ करते थे जो PMT में अच्छे से गाइडेंस दे सकें। इंदौर, भोपाल उस समय ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे कोचिंग के लिए। लोग कई बार वहाँ से कोचिंग करने आते भी थे, कुछ सफल होते थे, कुछ असफल होते थे। तो उन दिनों PMT की पढ़ाई करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, पर फिर भी मैं अपने टीचर, अपने परिवार वालों के मार्गदर्शन में ये पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मुझे एडमिशन मिला। इसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ के आती है जब स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेता है। मेडिकल कॉलेज का माहौल बिल्कुल नया होता है, एक छोटी सी जगह से एक बड़ी जगह पे आना और अपने आप को उसमें अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती है इनिशियली, कुछ
उन दिनों मेडिकल कॉलेज का माहौल हुआ करता था, रैगिंग की समस्या हुआ करती थी, रहने की समस्या हुआ करती थी, घर से दूर रहने की समस्या रहती थी, पहली बार घर से बाहर रहना, और पढ़ाई हुआ करता था कि कई बार रातों में नींद भी नहीं आती थी, टेंशन और स्ट्रेस बहुत रहा करता था। उसके ऊपर भी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि क्लास में या मेडिकल एजुकेशन में टॉप 10 की लिस्ट में रहना चाहता था मैं, और चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल एग्ज़ाम में जो है मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के कैटेगरी में आऊँ। तो ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप छोटी जगह से बड़ी जगह पे आते हैं तो आपका कंपटीशन अच्छे स्टूडेंट के साथ भी होता है, और फिर मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन और लगातार बढ़ता जाता है। इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी। कई बार दिमाग में ये भी आता था कि पता नहीं ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, पर भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो धीरे धीरे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अपना सपना पूरा किया और आज आप जिस मुकाम पे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ अभी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने मुकाम पूरा किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक आधार मिल गया है, जहाँ से मैं कुछ हद तक काफ़ी कुछ जो है काम मैंने किया है, पर बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। ख़ास तौर पे जो संतुष्टि मिलती है जब सीरियस पेशेंट जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट हैं और ऐसा लगता है कि जो नहीं बच रहे हैं, ऐसा लगता है जिसमें बचने की संभावना नहीं है, यदि ऐसे पेशेंट को मैं बचा लेता हूँ तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है, एक जगह मिल गई है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, पर अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाया। सर, तो अभी आप कहाँ इस प्रोफेशन को किस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं प्रेजेंट में GR मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें मरीजों की सेवा के साथ साथ मेडिकल टीचिंग से जुड़ा होना एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा फैक्टर है। इसमें मेरे दोनों काम जो है, मुझे दोनों काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक तरफ तो जहाँ मुझे मरीज भी देखना पड़ता है, दूसरी तरफ MBBS और MD स्टूडेंट्स को पढ़ाना या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना या उनकी थीसिस रिसर्च इसमें सहयोग करना, ये काम भी होता है। राइट सर, आपने जैसे बताया कि आप प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, तो अभी आप करेंटली किसी टॉपिक पे रिसर्च भी कर रहे हैं? देखिए, अभी करेंटली डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर पे कुछ जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो मेरे गाइडलाइन में चल रहे हैं। कुछ लास्ट 1 और 2 ईयर में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। उसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पब्लिकेशन हुआ है हमारा, जिसमें स्किन मैनिफेस्टेशन इन थायराइड डिसऑर्डर और थायराइड डिजीज़ इन डायबिटीज़, ये 2 ऐसे पेपर थे जो लास्ट ईयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हुए और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में ये पब्लिश हुए। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए थोड़ा इसके प्रति रुझान और मेरा बढ़ा, थोड़ा पॉजिटिव उत्साह भी मिला। तो अभी हमारा 1, 2 या 3 प्रोजेक्ट जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड वो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। आगे का सपना क्या है? देखिए, मैंने जो बेसिक डिग्री है MBBS डिग्री ली है, इसके बाद मैंने MD मेडिसिन की डिग्री ली है, और 1 फेलोशिप FHAS फेलोशिप हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सोसाइटी से प्राप्त हुई है, और कुछ मेरे नेशनल लेवल पे पब्लिकेशन या रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुए हैं, और 2 इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशन हुए हैं। और डायबिटीज़ का एक जो है मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन डायबिटीज़। और आगे चल के मेरी कोशिश है या जो मेरा सपना है वो रिसर्च के फील्ड में जो है मैक्सिमम रिसर्च प्रोजेक्ट जो करना है, और उसको रिसर्च प्रोजेक्ट करने के साथ साथ उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जर्नलों में उसको प्रकाशित कराना भी एक उद्देश्य है, और आगे चल के मैं इस पर लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ। जी सर, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप अपना सपना जल्द से जल्द साकार कर सकें। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आप डायबिटीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे कि ये डायबिटीज़ है क्या? देखिए, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, व्यक्ति जो भी खाता है जिसमें शुगर की मात्रा है, बॉडी ऑटोमेटिक उसको न्यूट्रलाइज करके उपयोग कर लेती है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल करने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, और व्यक्ति के शरीर में जो शुगर है
ब्लड में वो बढ़ता जाता है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक ऐसा पानी जो सिंपल पानी है और एक ऐसा पानी जिसमें चाशनी हो, जिसमें शक्कर घुली हो, दोनों में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क डायबिटीज़ के मरीजों की ब्लड में होता है। देखिए, सामान्य तौर पे इस ब्लड शुगर की बढ़ने की कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, पर यदि ये हाइपरग्लाइसीमिया लंबे समय तक बॉडी में रहता है तो ये बॉडी के सारे सिस्टम को प्रभावित करता है और उससे कई ऐसी बीमारियां या कई ऐसी अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जो मरीज में जानलेवा सिद्ध होती हैं। तो डायबिटीज़ एक मोटे तौर पर समझा जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल न कर पाने की एक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी अवस्था में हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है और मोटे पतले किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। सर, डायबिटीज़ के आम लक्षण जो देखे जा सकते हैं वो क्या है? देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसको समझने के लिए दो मुख्य रूप की डायबिटीज़ जो होती हैं दो भागों में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और दूसरे स्पेसिफिक टाइप के डायबिटीज़ होते हैं और एक चौथी बीमारी होती है या चौथा टाइप होता है जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान ये कहा जाता है। ये करंटली ये 4 तरीके का डायबिटीज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होते हैं, पर मोटे मोटे तौर पे टाइप 1 और टाइप 2 के माध्यम से डायबिटीज़ को समझना आसान होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी है वो मोटे लोगों में होता है, जनरली 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। ऐसे लोग 30 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, ओबीज होते हैं, मोटापा उनमें ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है और मदर और फादर को भी डायबिटीज़ की हिस्ट्री मिलती है। इसके अपोजिट टाइप 1 डायबिटीज़ जो है यूजुअली बच्चों में होता है। ऐसे बच्चे पतले दुबले होते हैं, थिन एंड लीन होते हैं और इनमें जो है बच्चे जन्म से या जन्म के 2-4 साल 10 साल बाद से डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है या हम कैसे पहचानें या आम आदमी कैसे समझे कि उसको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उनमें जो सामान्य लक्षण होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया मेडिकली कहा जाता है। इसको मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि मरीज को बार बार पानी पीने की इच्छा होती है या प्यास लगती है। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन करता है। नंबर 3 पॉलीफीजिया, बार बार खाना खाता है। और इसके बाद चौथे सिम्टम होते हैं शरीर के किसी भी हिस्से में बार बार इन्फेक्शन होना, खासतौर पर शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होना, कोई भी यदि चोट लगा हुआ है या कोई घाव है या कोई बॉयल्स हुआ है वो ठीक नहीं होना, बार बार शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाना, वजन बढ़ना या अत्यधिक वजन कम हो जाना, ये जो लक्षण आपको हमने बताए हैं ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज का वजन धीरे धीरे कम होता रहता है, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। ऐसे मरीज किसी भी संक्रमण के लिए या किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं और मरीजों को जब इस तरीके का इन्फेक्शन होता है तो वो चाहे बच्चों को निमोनिया हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है या शरीर के किसी भी अन्य भाग में इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर, आपने जैसा हमें बताया कि डायबिटीज़ के कुछ लक्षणों के बारे में जी, तो ऐसे कौन से लक्षण होने चाहिए कि एक आम इंसान समझ सके कि हाँ उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? देखिए, कॉमन सिम्टम ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन हो रही है और बार बार शरीर में इन्फेक्शन होता है और वो जल्दी जल्दी किसी रोग से संक्रमणित होते हैं और शरीर में थकान होना, वजन बढ़ना, ये आधारभूत लक्षण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में, महिला या पुरुष में इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन, बार बार यूरिन और बार बार पानी पीने की समस्या, तो उसे निश्चित तौर पर डॉक्टर से मिलके और अपने ब्लड की जांच करानी चाहिए ताकि ये पता चले कि डायबिटिक रेंज में ब्लड शुगर है या नॉर्मल है, क्योंकि ये लक्षण दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं और ये लक्षण डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग जो इसमें एक पॉलिसी अपनाते हैं उसमें खाली पेट में मतलब ब्लड शुगर की जांच करना, इसके लिए मरीज को ये सलाह दी जाती है कि कम से कम वो 8 घंटे खाली पेट हो, 8 आवर्स। और इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि रात में 12 बजे के बाद से पेशेंट कुछ भी खाना या चाय या इस तरीके की ब्रेकफास्ट ना ले और अर्ली मॉर्निंग 8 बजे या 9 बजे जो है खाली पेट में जाके ब्लड शुगर टेस्ट करा लें। यदि ब्लड शुगर की मात्रा 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो निश्चित तौर पे ऐसे पेशेंट डायबिटिक होते हैं।
डॉक्टर आपने हमें अभी बताया कि डायबिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या इनके सिवा भी और भी कोई डायबिटीज़ के टाइप्स हैं, कोई डिफरेंशिएशंस हैं? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा भी दो स्पेशल वैरायटी होती हैं डायबिटीज़ की, या दो स्पेशल क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक को कहा गया है स्पेसिफिक डायबिटीज़ या डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कॉजेज़। तो एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग एक क्लासिफिकेशन है, और दूसरा जो डायबिटीज़ होता है गर्भावस्था के दौरान होता है, जिसको हम लोग GDM या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा ये दो और प्रकार के डायबिटीज़ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्टर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या डायबिटीज़ जेनेटिक है? मतलब क्या माता पिता से बच्चों में आना आनुवांशिक है, या फिर अगर है भी तो क्या ये कौन से वो प्रकार है, मतलब कौन से तरीके हैं जिनसे माँ बाप से बच्चों में आ सके ये डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ आनुवंशिक होता है, और ये स्टडी में या अध्ययन में ये पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको है उनमें 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके परिवार में मदर को या फादर को या उनके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स को डायबिटीज़ निकलती है। तो ऐसे मामले आए हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसमें 70% लोग जो हैं में जो जीन का ट्रांसमिशन है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन है ये टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जिम्मेवार होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से किसी भी एक को डायबिटीज़ है तो रिकमेंडेड ये होता है कि 30 साल के बाद ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर से मिलकर अपनी ब्लड शुगर की जांच एनुअली हर साल करानी चाहिए, ताकि ये पता चल पाए कि वो डायबिटीज़ है उसको डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। डॉक्टर हम ये भी जानना चाहेंगे, एक आम उम्र जैसे कहते हैं डायबिटीज़ डेवलप होने की एक आम उम्र जो कही जा सकती है वो क्या है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यूजुअली 30 साल या 30 साल के बाद होता है। तो एक मोटे मोटे तौर पे ये समझा जा सकता है कि 30 साल के बाद यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या उसको डायबिटीज़ के सिम्टम है, शरीर में मोटापा है और यूरिन बार बार होती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार पानी पीने की आवश्यकता महसूस होती है, तो 30 साल या 30 साल के बाद उसे स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड शुगर कराना चाहिए। और बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बहुत कम उम्र में डेवलप हो जाती है, कई बार 5 साल या 10 साल की उम्र से भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो ऐसे बच्चे में जो प्रेजेंटेशन होता है डायबिटीज़ का वो किसी इन्फेक्शन के रूप में होता है, जिसको एक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। ऐसे बच्चे बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, शरीर में इंसुलिन की मात्रा एकदम से कम हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। तो सर, जो बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्या ये कम उम्र में भी डायग्नोज हो जाता है? बिल्कुल, जब ऐसे बच्चे सीरियस पेशेंट कई बार आते हैं और वो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में होते हैं, तो ब्लड शुगर और यूरिन शुगर और यूरिन कीटोन बॉडी के माध्यम से ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ की बीमारी पता लगाना आसान होता है। सर, डायबिटीज़ के वो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक डायबिटीज़ का पेशेंट फेस कर सकता है? बिल्कुल, इसमें डायबिटीज़ इस बात के लिए फेमस होता है कि डायबिटीज़ एज सच डायबिटीज़ के हिसाब से पेशेंट को नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में इसकी जटिलताएं होती हैं जो पेशेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और यदि हम ऊपर से ध्यान दें तो डायबिटीज़ की वजह से या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो CV स्ट्रोक, या जिसको पैरालिसिस या फालिस मारना कहा जाता है, वो होता है। दूसरा, हार्ट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे एंजाइना या हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इम्पॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें मरीज के तंत्रिका तंत्र में या नर्वस सिस्टम में डायबिटीज़ का असर आता है, और मरीज़ को न्यूरोपैथी होती है जिसमें मरीज को हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना या इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन होना ये स्टार्ट होता है। और यदि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी अपने एडवांस स्टेज में चली जाती है तो कई बार मरीज जो है पैरालाइज्ड भी हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डायबिटिक फुट या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। इसमें होता यह है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड में या खून की नलियों में जो कड़ापन आ जाने की वजह से खून की नलियों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है,
जिससे पैर के या बॉडी के किसी हिस्से में गैंग्रीन होना, है ना। क्योंकि क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से मरीज का सेंसेशन कम होता है और उस पार्ट में यदि ब्लड सप्लाई कम हो तो वो पार्ट जो है बार बार जूते की रगड़ से, चप्पल की रगड़ से या नॉर्मल रूटीन में जो हम चलते फिरते हैं उसकी वजह से वहाँ पे छोटा मोटा इन्फेक्शन या घाव होता रहता है। ये घाव धीरे धीरे बढ़ के डायबिटिक फुट में चेंज हो जाता है और कई बार ऐसे मरीजों में एम्पुटेशन या पैर काटने की नौबत आ जाती है। इसको हम लोग डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें किडनी पे डायबिटीज़ का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। दोनों किडनियाँ इससे सिकुड़ने लगती हैं और किडनी की काम करने की क्षमता प्रभावित होती है और ये कंडीशन कहलाती है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें डायबिटीज़ की वजह से दोनों किडनियाँ संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और यूरिन बनाने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और ऐसे ऐसे मरीजों की धीरे धीरे जो है किडनी ख़राब हो जाती है और यदि इसका ट्रीटमेंट सही समय पे स्टार्ट नहीं किया जाए तो 4 से 5 साल या 10 साल में ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। आँखों पे इस डायबिटीज़ का बहुत बुरा असर होता है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ऐसे मरीजों में कैटरेक्ट होना, आँखों में अंधापन आना, रेटिना का डिटैचमेंट होना एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। इन्फेक्शन होना डायबिटीज़ में मुख्य रूप से नेल्स में इन्फेक्शन होना, शरीर के जो जिसको बाल तोड़ कहते हैं वो रिकरेंट होना, शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में जांघों के बीच में इन्फेक्शन होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, ये बड़ी कॉमन चीज़ें देखी गई हैं। डायबिटीज़ में दूसरे टाइप के इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो उनमें जो टीबी है या दूसरे इस तरीके के इन्फेक्शन हैं ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं। हम डॉक्टर अजय पाल सिंह जी से चर्चा कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, जहां उन्होंने हमें बताया डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कुछ लक्षणों के बारे में। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। बिजनेस की बातें, क्रिकेट का सीक्रेट, बॉलीवुड का हाल या फिर हो लाइफस्टाइल या हो राजनीति की चर्चा, क्या है चुनावों का हाल, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाला में। ब्रेक के बाद मीडिया मिर्ची में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अजय पाल सिंह जी से। सर, जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज़ की वजह से ये आम कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिलती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डायबिटीज़ बाकी बीमारियों को न्योता देता है? बिल्कुल, आपका कहना काफ़ी हद तक सही है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से ये दूसरी बीमारी को न्योता देने की कंडीशन होती है। इसमें ऐसी बीमारियां जो सांस या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है वो ज़्यादा कॉमनली होती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है टीबी। ये अक्सर देखा गया है कि डायबिटिक मरीज़ में यदि ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं रखा गया तो टीबी होने की संभावना रहती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो डायबिटीज़ पेशेंट में देखा जाता है वो डायबिटीज़ के मरीजों में छोटे छोटे इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होना चालू होते हैं। उसमें नेल्स में इन्फेक्शन होता है, पैरों में नीचे जहाँ शूज़ पहनते हैं वहाँ इन्फेक्शन होना चालू होता है, शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में अंडर गारमेंट्स के नीचे इन्फेक्शन चालू होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है और कई बार जो है पेट का इन्फेक्शन ही होता है। तो चूँकि ऐसे मरीजों में इम्यूनिटी पावर कम है तो ये हमेशा दूसरे बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं। तो सर, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो एक आम डायबिटीज़ का मरीज बढ़ते तो इन चीज़ों से कुछ हद तक निजात पा सकते? बिल्कुल, इसमें देखिए क्या है कि डायबिटिक पेशेंट को सावधानियां बहुत बरतनी होती हैं ताकि उसे कोई डायबिटीज़ के अलावा कोई ऐसे इन्फेक्शन ना लग जाए जो उसके लिए नुकसानदायक हो उसके शरीर के लिए। इसमें ज़रूरी ये है कि नेल्स का देख रेख बहुत ज़रूरी है। उसमें ख़ासतौर पे ध्यान रखना है कि शूज़ ऐसे पहने कि वो ना तो बहुत टाइट हो ना बहुत ढीले हों। जितना हो सके वो कपड़े का शूज़ या ऐसा शूज़ पहने जो कंफर्टेबल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो सॉक्स पहनते हैं या मोजे पहनते हैं डायबिटीज़ के मरीज वो क्लीन हो और उसमें सूखापन हो, मतलब उमस भरा ना हो, पसीना ना हो या उसमें ह्यूमिडिटी ना हो। अदरवाइज जो है फंगल इन्फेक्शन नेल्स का बहुत कॉमन होता है। अंडर गारमेंट्स बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए और डेली चेंज करने चाहिए।
तीसरा है भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे यदि ऐसा मरीज जाता है तो कोशिश ये करें कि बीमार व्यक्तियों के संपर्क में ना आए, और यदि कभी लाइफ में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आना जरूरी हो तो कोशिश करें कि मास्क लगा के उनसे मिलें। यदि सपोज़ किसी टीबी के पेशेंट से उसका सामना होता है तो कोशिश करें कि वो मास्क के लगा लें मुँह पे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, और डाइट का बहुत ध्यान रखें। वो अपने खाने पीने का, अपने शरीर की इम्यूनिटी का, एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को लेके जो इन्फेक्शन है या डायबिटीज़ में जो दूसरे रोग होने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है। तो जैसे आपने डाइट के बारे में बताया कि डायबिटीज़ में डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, तो एक आम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वो डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? देखिए, नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट को लगभग 2000 किलो कैलोरी से लेके 2400 किलो कैलोरी तक की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और डाइट का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि अराउंड 50 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट हो, और 30% उसमें प्रोटीन का कंजम्पशन हो, और 10% फैट का कंजम्पशन हो। अब इन चीज़ों को, ये मेडिकल भाषाओं को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ें खाएं या क्या ना खाएं। तो ऐसी चीज़ें जो शुगर कंटेनिंग चीज़ें हैं, जैसे चीनी है, शक्कर है, चाय है जिसमें चीनी पड़ी हो, मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक है, पेस्ट्रीज़ है, आइसक्रीम है ना, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। जो चीज़ें जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो जो अंकुरित चने हैं, अंकुरित वेजिटेबल है, अनाज है, आटा है, चावल है, ये चीज़ें जो है वो ले सकता है। कहा जाता है कि आलू और चावल जनरली कम बताया जाता है, पर ये भी ये है कि हफ्ते में 2 या 3 बार जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, और ये ज़रूरी है। फलों में जो कहा जाता है कि जामुन है, सब्जियों में करेला है, और फ्रूट्स में एप्पल है, ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां पूरी तरीके से खा सकता है मरीज, सलाद पूरी तरीके से ले सकता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और जितने भी जैसे इडली है, डोसा है, इन चीज़ों का सेवन कर सकता है। बिस्किट जो होते हैं, इन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का सेवन करके वो अपना कंपोजिशन इस तरीके से बनाए। दाल सारी वैरायटी ले सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 से 60% हो। प्रोटीन जो दाल है, मिल्क ले सकता है क्रीम निकाल के, तो प्रोटीन का कंजम्पशन करीब 20 to 30% हो पूरे डाइट का, और 10% फैट हो, तो तेल की मात्रा कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम ले, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग कर सकता है। सर, साथ ही हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने डाइट के बारे में बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, साथ ही बहुत आम फैक्टर है जो आज डायबिटीज़ के पेशेंट फेस करते हैं, वो इंसुलिन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो आप हमें इस बारे में क्या बताएं? देखिए, क्या है, डायबिटीज़ की बीमारी में जो मेन जो कल्प्रिट ऑर्गन है शरीर का, वो पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में एक ग्लैंड है या ग्रंथि है जो पेट में होता है, और उससे जो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। इस इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर की मात्रा कंट्रोल रखना, ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने दे ना कम बढ़ने दे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में ये इंसुलिन सिक्रेट करने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन आजीवन लेना पड़ता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में रिलेटिवली इंसुलिन की मात्रा तो शरीर में रहती है, पर ये इंसुलिन जिस टाइप का बॉडी में बनता है, ये इंसुलिन नॉर्मल इंसुलिन नहीं होता है, बल्कि जो इंसुलिन की ये क्षमता होती है या पावर होती है, ये कम होती है, और इसको हम लोग मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब इंसुलिन बॉडी में तो होता है, पर वो शरीर के कोशिकाओं में या शरीर के सेल्स में एक्ट नहीं कर पाता या नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। तो इंसुलिन का लेवल तो नॉर्मल होता है या इवन कई बार हाई भी होता है, बट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में तो इनिशियल या प्रारंभिक तौर पे इंसुलिन के बिना जो मेडिसिन हैं, ओरल या कैप्सूल फॉर्म या मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में, इनको दिया जा सकता है। पर टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन लगाना आवश्यक है। तो सर, क्या टाइप के बेसिस पे इंसुलिन के रिगार्ड में कोई डूज एंड डोंट्स हैं? डेफिनेटली। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का डोज डे 1 से या डायग्नोसिस के दिन से ही ज़्यादा मात्रा में देना ज़रूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को जब तक शुगर कंट्रोल है मेडिसिन से, तो वो मेडिसिन के माध्यम से शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जब ये रेजिस्टेंट इतना बढ़ जाता है कि हमें बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है।
तो वो ऐसे लेट स्टेजेस होते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होता है, जो बहुत मोटे होते हैं, बहुत ओबेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर, डायबिटीज़ में एक्सरसाइज का क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एक्सरसाइज करके बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और डायबिटीज़ भी एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ एक्सरसाइज ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। देखिए, जैसे जैसे पेशेंट का या किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है, वैसे वैसे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और पेशेंट डायबिटीज़ के लिए प्रोन होता है। और यदि डायबिटिक पेशेंट में वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट में शुगर की मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो डायबिटिक पेशेंट को डे 1 से ही एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। इनिशियली मेडिकली ये कहा जाता है कि यदि पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो प्रारंभिक तौर पे ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज़ी से चलना, हफ्ते में 4 से 5 दिन कम से कम इतना करे, और धीरे धीरे पेशेंट अपनी क्षमता के हिसाब से इस एक्सरसाइज को और भी बढ़ा सकता है। और साइकिलिंग, रस्सी कूदना, तेज़ी से दौड़ना, इस तरीके की चीज़ें भी एक्सरसाइज में शामिल की जा सकती हैं। एक्सरसाइज का डायबिटीज़ में मल्टीफैक्टोरियल फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज ना केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि शरीर का वजन भी नियंत्रित करता है, और साथ ही डायबिटीज़ की जटिलताएं या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, खासतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे वैस्कुलर या कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये देखा गया है कि जो एक्सरसाइज करने वाले डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें कार्डियक रिस्क या कार्डियक डिजीज़ की संभावना कम होती है। डॉक्टर, कोई ऐसी चीज़ें, मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सख्ती से मनाही, ऐसी कौन सी चीज़ें जो डायबिटीज़ में सख्त मनाही? देखिए, डायबिटिक पेशेंट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हैं डायबिटिक पेशेंट यदि स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के अलावा डायबिटीज़ की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को वो इन्विटेशन दे रहे हैं अपने शरीर में, खासतौर पे एंजाइना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो डायबिटीज़ में नॉर्मली नॉन डायबिटिक पेशेंट में स्मोकिंग से जितने हार्म्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट में वो डबल हो जाते हैं। तो खासतौर पे जो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग ऐसे पेशेंट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक्टिव एज वेल एज पैसिव। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे पेशेंट को एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। डायबिटिक पेशेंट को वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट इस तरीके से रखें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी इतनी रखें कि शरीर का वजन ना बढ़े, और वजन इतना रखें कि वो पेशेंट ओबीज कैटेगरी में ना आए। और इस तरीके से यदि वो कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को वो प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों में डायबिटीज़ को लेकर एक बहुत भयंकर रूप से डर बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी हो गई तो जैसे कि जीवन ही समाप्त हो गया है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि जो लोगों में एक आम क्वेश्चन रहता है कि क्या डायबिटीज़ क्योरेबल है या नहीं? देखिए, डायबिटीज़ का क्योर तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरीके से जी सकता है बिना किसी जटिलता के या बिना किसी बहुत ज़्यादा रोक टोक के। फ़र्क कितना पड़ता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है और एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, उसमें डायबिटिक पेशेंट को सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल अपनी देखभाल हो या कोई इन्फेक्शन हो। और लेकिन ऐसे पेशेंट ज़्यादातर केसेस में जीवन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशनल डायबिटीज़ होती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के बाद जो है नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ यदि किसी व्यक्ति को है तो उसे जीवन भर सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी जीवन की सारी एक्टिविटीज़ और सारी क्रियाएँ वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह कर सकता है। सिर्फ सावधानी बरतने की उसको ज़रूरत है और बीच में चिकित्सक से संपर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आपने गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस बारे में बताया, तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे गर्भावस्था के दौरान इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके कि डायबिटीज़ ना हो, और क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं इस दौरान? देखिए, गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग GDM या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं में ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं हो पाता, और इसका जो दुष्प्रभाव है या बुरा असर है वो जन्म लेने वाले बच्चों में होता है। और कई बार अबॉर्शन होना या बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होना, जन्म से बच्चे में लंग की प्रॉब्लम होना,
है ना, जिसको निमोनिया और ARDS कहते हैं, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा होना जिससे डिलीवरी कराने में दिक्कत होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चा स्टिल बर्थ या समय से पहले जन्म ले लेता है या बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं ये जब भी एंटीनेटल चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाती हैं या स्त्री रोग या किसी भी डॉक्टर के पास जाती है, तो वो बिगनिंग में और 3rd मंथ या 6th मंथ के ड्यूरेशन में जो है ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। और यदि शुगर की मात्रा डायबिटिक रेंज से ज़्यादा आती है तो निश्चित तौर पे उसको इंसुलिन या जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसको देना चाहिए, ताकि मदर और होने वाले बच्चों पे डायबिटीज़ का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। एक अच्छी बात यह है कि कई बार ऐसी मदर जो है बच्चे के जन्म के बाद नॉर्मल हो जाती हैं और उन्हें डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती, पर ऐसी महिलाएं या ऐसी मदर भविष्य में डायबिटीज़ के लिए प्रोन होती हैं और उन्हें निश्चित तौर पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में ना डायबिटीज़ ना हो। सर जाते जाते एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश अपने दर्शकों के लिए ये है कि मानवता की सेवा करें, और दुनिया में सेवा से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है और इसका रिटर्न ज़िंदगी में हमेशा मिलता है। और कोई भी चीज़ शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी मेहनत और पूरी लगनता के साथ कोशिश करें, सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी जानकारियों के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि मानवता की सेवा से ही अच्छे फल मिलते हैं, उच्च फल मिलते हैं, जिनसे दुआएं मिलती हैं, जिनसे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नए डॉक्टर के साथ, एक नई बीमारी पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं शिवानी, कैमरामैन सुंदर के साथ।